भारत में एक समय ऐसा भी था जब ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसे नाम दुनिया में अस्तित्व ही नहीं रखते थे। लेकिन उसी दौर में बिहार की धरती पर एक ऐसा ज्ञान केंद्र फल फूल रहा था जहां पूरी दुनिया से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। ये सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, ये ज्ञान, शोध और संस्कृति की एक विशाल नगरी थी। इसी नगरी का नाम था नालंदा। आज हम आधुनिक तकनीक, खासतौर पर एआई की मदद से लगभग 1000 साल पीछे जाकर समझेंगे कि नालंदा सिर्फ ईंटों की इमारत नहीं बल्कि एक सोच का जन्म स्थान थी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। नालंदा की कहानी शुरू होती है 5वीं सदी सीई में, जब गुप्त साम्राज्य भारत की सांस्कृतिक उन्नति के शिखर पर था। माना जाता है कि कुमार गुप्त प्रथम ने इस ज्ञान नगरी की शुरुआत की। नालंदा शब्द का अर्थ है वो दान जो कभी समाप्त ना हो, और यह दान था ज्ञान का दान। यहाँ आने वाला हर विद्यार्थी सिर्फ पढ़ता नहीं था बल्कि सोचने, प्रश्न पूछने और अपनी बुद्धि विकसित करने की कला सीखता था। नालंदा अपने समय की सबसे व्यवस्थित और आधुनिक शिक्षण संस्थान में से एक था। यहाँ सिर्फ एक भवन नहीं बल्कि पूरा एक शहर शिक्षा को समर्पित था। मंदिर, विशाल लेक्चर हॉल, विज्ञान प्रयोगशालाएं, ध्यान स्थल और कई मंजिला लाइब्रेरियां। इनमें सबसे प्रसिद्ध थीं रत्न सागर, रत्न रंजक और रत्नोदधि। कहा जाता है कि रत्नोदधि इतनी ऊंची थी कि वह 9 मंजिलों के बराबर लगती थी। यहाँ भारत ही नहीं बल्कि ग्रीक, रोमन, तिब्बती, चीनी और मध्य एशियाई ग्रंथ भी मौजूद थे। सच्चे अर्थों में विश्व का पहला ग्लोबल ज्ञान भंडार। नालंदा सिर्फ पढ़ाई का स्थान नहीं था, ये एक रेजिडेंशियल विश्वविद्यालय था। 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 से अधिक शिक्षक यहाँ रहते थे। और सबसे दिलचस्प बात, यहाँ प्रवेश पाने के लिए फॉर्म नहीं भरना होता था बल्कि प्रवेश द्वार पर बौद्धिक बहस यानी ओरल एग्जाम। अगर आप तर्क से, विचार से और ज्ञान से उत्तर दे पाते तभी प्रवेश मिलता। यहाँ पढ़ाए जाने वाले विषय आज की आधुनिक यूनिवर्सिटी से किसी भी तरह पीछे नहीं थे। बौद्ध दर्शन, गणित, आयुर्वेद, चिकित्सा विज्ञान, व्याकरण, तर्क शास्त्र, खगोल शास्त्र और विदेशी भाषाएं जैसे चीनी, पर्शियन और ग्रीक। उस समय के लिए यह अविश्वसनीय था कि दुनिया के कोने कोने से विद्यार्थी भारत आ रहे थे। चीन के प्रसिद्ध भिक्षु हुएनसांग ने नालंदा में 7 साल गुजारे और लिखा कि नालंदा के विद्वान दुनिया के सबसे गहरे चिंतकों में से एक हैं। एक अन्य विद्वान ई चिंग यहाँ से संस्कृत और पाली सीखकर अपने देश ले गए। कैंपस इतना बड़ा था कि 300 से अधिक क्लासरूम, ध्यान स्थलों के साथ साथ एक विशाल ऑब्जर्वेटरी भी की। ये सच में एक प्राचीन विश्वविद्यालय का आधुनिक स्वरूप था जहां शोध, बहस, विज्ञान और आध्यात्म साथ साथ चलते थे। लेकिन हर महान कहानी की तरह इसका भी एक दुखद अध्याय आता है। 1193 ईस्वी में इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ा गया जब ममलूक वंश का सेनापति बख्तियार खिलजी अपनी सेना के साथ बिहार पहुंचा। कई इतिहासकारों का मानना है कि उसे बौद्ध शिक्षा केंद्रों की शक्ति और प्रभाव पसंद नहीं आया। नालंदा जो विचार और ज्ञान का केंद्र था, उसे उसने एक प्रतीकात्मक शक्ति केंद्र के रूप में देखा। फिर हुआ वह विनाश जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती रही। नालंदा के भिक्षुओं पर हमला किया गया। हजारों पांडुलिपियां, दुर्लभ लेखन और सदियों का ज्ञान सब अग्नि को सौंप दिया गया। कहा जाता है कि रत्न सागर, रत्न रंजक और रत्नोदधि में इतनी पुस्तकें थी कि आग कई महीनों तक जलती रही। नालंदा के साथ सिर्फ भवन नहीं जले, भारत की बौद्धिक परंपरा का एक बड़ा हिस्सा राख में बदल गया। उसी समय विक्रमशिला और उदंतपुरी जैसे अन्य बड़े विश्वविद्यालय भी इस विनाश की चपेट में आए। लेकिन इतिहास का पहिया यही नहीं रुका। 700 साल बीतने के बाद 2010 में भारत ने एक नया सपना देखा, नालंदा को पुनर्जीवित करने का। यह विचार भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दिया था। आज नया नालंदा विश्वविद्यालय फिर से खड़ा है, आधुनिक भवनों के साथ, लेकिन उसी पुरानी आत्मा के साथ, सीखने, सोचने और मानव ज्ञान को आगे बढ़ाने की आत्मा। तो दोस्तों, ये थी नालंदा की कहानी। एक ऐसी जगह जहां से दुनिया ने सीखा कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ये हमारी विरासत है, हमारी पहचान है और राष्ट्र के रूप में हमारा गर्व। नालंदा हमें ये सिखाती है कि एक सोच, एक किताब और एक विचार पूरी दुनिया को बदल सकता है। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो, अगर आपने कुछ नया सीखा हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।